हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज़ दानिश जफ़र। आप मेरे साथ हैं आज सफल बैच में। हम पढ़ने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से पहले का नाम है मॉडल्स और दूसरे का नाम है एंटोनिम्स। तो आज आपसे एक इंतजा है कि अगर आपने अभी तक वोकैबलरी रजिस्टर नहीं बनाया है तो प्लीज़ वोकैबलरी रजिस्टर बना लीजिए। ठीक है, आज भी मौका है। आज आप अराउंड मेरे साथ 50 to 100 वर्ड्स करने वाले हैं वोकैबलरी के। तो ये बेहतरीन मौका है। अगर अभी तक वोकैबलरी रजिस्टर नहीं बनाया है तो प्लीज़ वोकैबलरी रजिस्टर बना लीजिए। ये क्लास दोनों ही लोगों के लिए है, साइंस वालों के लिए भी है और आर्ट्स वालों के लिए भी है। ठीक है, याद रखिए, ये क्लास दोनों लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए भी है जो CUET साइंस के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो CUET आर्ट्स के लिए है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम रहता है, पेपर पैटर्न सब कुछ सेम रहता है, इसलिए ऐसा किया गया है। अब तक जो टॉपिक्स आपने मेरे साथ पढ़े हैं वो टेंसेस, इडियम्स, PQRS, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, नाउन प्रोनाउंस, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स है, जहां पे आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिला है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जितने जो टॉपिक्स मैंने शुरू में पढ़ाए हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक्स पे वर्क करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर जगह आपके लिए टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स और एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स पे, इसके फिर इस पे हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लास्ट में वोकैबलरी भी पढ़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट मॉडल से। तो व्हाट इज अ मॉडल, क्या होता है एक मॉडल? मॉडल का क्या मतलब होता है? देखिए, मॉडल्स कोई अलग चीज नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ वर्ब। ये एक तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो कुछ बातें आप मॉडल्स के लिए याद रखेंगे, क्या होते हैं? एक तरह के हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है तो कभी अकेले नहीं आएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब अकेले आते ही नहीं है। ठीक है, और अगर अकेले आते हैं तो वो मेन वर्ब बन जाते हैं, फिर वो हेल्पिंग नहीं रहते। ठीक है, तो ये एक ऐसा वर्ब है जो कभी अकेले नहीं आएगा, हमेशा अपने साथ क्या लेगा? एक हमेशा इनके साथ एक मेन वर्ब आएगी। ठीक है, दूसरी बात, वो मेन वर्ब जो होगी ना, हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लूरल वाली जो बेस फॉर्म होती है ना। तो ये बात भी याद रखिए, मॉडल के साथ हमेशा मेन फॉर्म आती है वर्ब की। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी मैंने आपको बताया। दूसरा, ऑलवेज टेक अ मेन वर्ब, अपने साथ हमेशा एक मेन वर्ब लेता है। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडल का अपने आप में एक मीनिंग होता है। मॉडल कैरी अ मीनिंग अनलाइक मैनी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे मैंने कहा, ही हैज बीन प्लेइंग, तो बीन और प्लेइंग का मीनिंग है कुछ वहां पे, लेकिन हैज सिर्फ वहां पे टेंस बताता है। ठीक है, लेकिन मॉडल ऐसा नहीं है, मॉडल हमेशा अपने साथ कोई ना कोई मीनिंग या सेंस कैरी करता है। ठीक है, तो कौन कौन से मॉडल्स तुम्हारे पास हो सकते हैं ये बात याद रखो। ठीक है, दूसरी चीज, इनके साथ कौन कौन से मॉडल हैं? शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड। तो ये वाले ज्यादातर मेन मॉडल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास आते हैं
must, ought to, dare, need या फिर यूज टू। तो कुल मिला के कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हुए हमारे पास मेन मॉडल्स जहाँ से क्वेश्चंस आता है जिनको आपको समझना है। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और ये जो चीज़ें बताइए ना कि हेल्पिंग वर्ब हो या ऑक्सिलरी हो, है ना, ये इन दोनों में से कोई एक होता है। मेन वर्ब हमेशा अपने साथ एक लेता है, वो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है और कोई मीनिंग भी कैरी करता है। ये सारी बातें अभी स्थापित करते हैं जरा फटाफट। चलिए, तो सबसे पहले ना शेल को समझते हैं। देखिए, शेल एक ऐसा वर्ब है, अगर मैं शेल की बात करूं, एक ये ऐसा मॉडल है, ठीक है, जो दो तरीके से यूज होता है। सबसे पहली चीज तो टू आस्क फॉर इंटेंशंस। अगर आप किसी की इंटेंशंस जानना चाहते हैं तो भी आप शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा चीज, विद विद आई एन वी। आई एन वी के साथ आता है तो क्या करता है? एक्सप्रेस करता है फ्यूचर। और विद अदर्स, अदर्स मतलब आई और वी को छोड़ के जो बचा, बताऊंगा क्या होता है ये, उसमें ही एक्सप्रेस करता है पोएट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप जानेंगे शेल के बारे में अभी मेरे साथ। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा, अक्सर shall I rub this, shall I drop you there। जरा ध्यान से देखना सुन दोनों सेंटेंसेस को। मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लास में और मैंने तुमसे पूछा, बच्चा कॉपी कर लिया? शैल आई रब दिस? ऑफलाइन क्लास में मैं मिटा दूं? ये बहुत ज़्यादा सेंटेंस मैंने अपने जीवन में बोला है ऑफलाइन सेंटेंस में। जब मैं लिख दिया करता था, समझा देता था, मैं कहता हो गया शैल आई रब दिस। तो शैल का मतलब क्या होता है? व्हेन यू वांट टू नो समवन्स इंटेंशंस, जब सामने वाले की इंटेंशन जानना चाहते हो। ना ये ऑर्डर है, ना ये कमांड है, ना ये रिक्वेस्ट है, ना ये हाइपोथेटिकल है, कुछ नहीं है। ये बात सिर्फ इतनी है कि आपसे कहा जा रहा है शैल आई रब दिस, क्या मिटा दूं मैं इसे? तो ये कैसी बात हो गई? एक इंटेंशन जानने वाली बात हो गई। या फिर शैल आई ड्रॉप यू देयर, मैं छोड़ दूंगा आपको वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, कोई लड़की है, उसकी स्कूटी खराब हो गई है, एक एक पिक मारे जा रही है, लेटाई जा रही है, स्कूटी को हिलाई जा रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। आप गए, आपने जाके उससे कहा, एक्सक्यूज मी, शैल आई ड्रॉप यू देयर? इसने कहा, बदतमीज, सब जानते हो तुम जैसे लड़कों को, लड़की से बात करने का बहाना ढूंढते हो, नहीं जाना मेरे तुम्हें साथ, पता नहीं क्या क्या इसने तुम्हें बोल दिया। तो तुम उसको बोलो, एक्सक्यूज मी मैम, यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेल, प्लीज ज्वाइन फिजिक्स वाला टाइगर सर क्लासेस। Shell is used to ask intentions, and I just wanted to know your intentions. It was not an offer, it was not a command, it was no proposal. I was just asking your intentions because you were struggling here on the road. I am a soft hearted person. I wanted to know, shall I drop you there? क्या मैं आपको वहां ड्रॉप कर सकता हूँ? स्टूपिड गर्ल, ये कह के वहां से निकल जाओ। तो ये क्या हो गया? अंग्रेजी भी तुम्हारी बढ़िया हो गई और शेल भी समझ में आ गया। आगे आ जाते हैं, आई और वी के साथ ये फ्यूचर एक्सप्रेस करता है। इसको समझने के लिए ना पोएट समझना पड़ेगा। देखो भाई, सवाल ये होता है ना, अभी विल समझोगे ना, अभी इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, बस फ्यूचर वाले कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे आई शेल ज्वाइन द कोर्स, मैं कोर्स ज्वाइन करूंगा। या वी शैल कम टुमारो, हम कल आएंगे। सिर्फ ये फ्यूचर की बात है। अब पोएट क्या है हम आगे जानेंगे, फिलहाल पहले एक बार विल को जान लेते हैं। जब हम बात करते हैं ना विल की, विल, तो विल भी हमें कई सारी चीजें बताता है। पहले तो ये चीजें बताता है, हाई और वी के साथ ये बता देता है पोएट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अदर्स के साथ ये बताता है
फ्यूचर एक्शंस और क्वेश्चंस ऑफ फ्यूचर भी ऐसे ही यूज होते हैं। क्वेश्चंस ऑफ फ्यूचर मतलब है फ्यूचर को लेके अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, जैसे आपने कहा विल यू कम टुमारो, कल आओगे क्या, तो क्यों क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर है। या फिर विल दे एग्री, क्या वो तैयार होंगे। तो फ्यूचर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किससे बनेंगे, आपके शेल या ये विल से बन जाएंगे। अब बात करते हैं पोएट की। देखो यार बच्चे ना हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर आई और वी के साथ कब विल लगाना है, कब शेल लगाना है। ठीक है सर, शेल कहाँ लगेगा और विल कहाँ लगेगा। बहुत सारों के पास बहुत सारी अपनी अपनी कहावतें हैं कि अब शेल का इस्तेमाल नहीं होता है, पक्का पक्का है तो विल लगाते हैं, कच्चा कच्चा है तो शेल लगाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होता है, ये चलता है पोएट के अकॉर्डिंग। पोएट का क्या मतलब है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आई और वी के साथ यूज करोगे तो शेल यूज कर लेना, अगर अदर्स के साथ यूज करोगे तो विल यूज कर लेना। लेकिन ऐसा सिर्फ कब होगा, जब तुम बता रहे होगे नॉर्मल फ्यूचर। सिर्फ तुम नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहे होगे, इसमें कोई भावना नहीं है, सिर्फ तुम नॉर्मली फ्यूचर की बात कर रहे हो, आई शैल या फिर वी विल गो देयर। अच्छा, लेकिन अगर तुम बात करते हो पी ओ ई टी, पोएट की, पोएट का क्या मतलब होता है, प्रॉमिस। ओ स्टैंड फॉर ओथ, ई फॉर एम्फेसाइजेशन, टी फॉर थ्रेट। ठीक है, तो प्रॉमिस वादा, ओथ शपथ, एम्फेसाइजेशन किसी चीज पे जोर देना, स्ट्रेस दे के बात करना, और थ्रेट मतलब धमकी। तो अगर कोई वादा है, कोई थ्रेट है, कोई धमकी है, कोई एम्फेसाइजेशन है, तो इन सारे केस में कहानी उल्टी हो जाती है। क्या कहानी हो जाती है, कहानी हो जाती है कि आई और वी के साथ तो आप यूज करते हैं विल, ठीक है, और अदर्स के साथ आप यूज करते हैं शेल। कब, जब कहानी बन जाती है पोएट। ठीक है, आइए जरा देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा, इसी बात को एक अलग तरीके से मैंने यहां पे लिख रखा है, विद अदर्स ये पोएट बताता है, अदर्स के साथ शेल पोएट बताता है, यही तो बताया है मैंने। यहां पे मैंने लिखा है अदर्स के साथ फ्यूचर एक्शन बताता है, कौन, विल, तो अदर्स के साथ फ्यूचर एक्शन बताता है, अदर्स के साथ फ्यूचर एक्शन बताता है, कौन, विल। यहां मैंने लिखा आई और वी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस करता है, कौन, शेल, तो आई और वी के साथ नॉर्मल फ्यूचर एक्सप्रेस करता है, कौन, शेल। वही चीज बताई है यहाँ पे, उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया कि विल आई और वी के साथ पोएट बताता है, तो देखो आई और वी के साथ ये पोएट बता रहा है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। कुछ क्वेश्चंस इस पे, कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मैंने कहा यू शैल नॉट बी इंटेरोगेटेड, तुम्हारी जांच पड़ताल पूछताछ नहीं होगी। तुम अगर जाओगे तो देखोगे जहाँ पे टोल वगैरह, जो टोल होता है ना, तुम्हारे घर के आसपास कोई भी टोल प्लाजा होगा, तो वहाँ पे टोल फी जहाँ पे कटती है ना, टोल, तो वहाँ पे आप देखोगे लिखा होता है बड़ा बड़ा कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आप उसे अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आप उसे अस्पताल पहुंचा दीजिए, और पुलिस आपसे जांच पड़ताल नहीं करेगी। तो ये हो जाएगा यू शैल नॉट बी इंटेरोगेटेड, आपसे जांच पड़ताल नहीं होगी। या फिर आपने कहा शी शैल नॉट बी ट्रस्टेड, तो तुम बड़े एम्फेसाइज करके कह रहे हो भाई इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो शी के साथ शेल लगाया तुमने। तुम क्या बता रहे हो यहाँ पे, एम्फेसाइज कर रहे हो दोनों सेंटेंसेस में कि भाई इसके साथ भरोसा नहीं, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। शी विल नॉट बी ट्रस्टेड जो हो जाएगा ना, वो कह रहे हैं यार फ्यूचर में हम नहीं कर सकते, कमजोर बात होगी, ये आप जोर लगा के कह रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसी चीज को आपको दिखाना है आई और वी के साथ, तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बोलते ना आई विल किल यू, या फिर आई स्टैंड बाय यू फॉर एवर, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सारी धमकियां ही तो हैं या वादे हैं। ठीक है, या फिर मैंने कहा
ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे, वी विल नॉट लेट दिस हैपन एवर। तो ये भी क्या है, एम्फेसाइजेशन। तो बड़ा आसान सा है कि आई और वी के साथ यूज करेंगे शेल, बाकी सबके साथ विल, जब आप बात कर रहे होंगे सिर्फ फ्यूचर की। लेकिन अगर फ्यूचर के साथ कोई प्रॉमिस, ओथ, एम्फेसाइजेशन या थ्रेट है, पोएट वाली बात है, कोई जोर लगा रहा है, कोई एम्फेसाइजेशन कर रहा है, या फिर कोई वादा कर रहा है, धमका रहा है, तो ये कहानी उल्टी हो जाएगी। आई और वी के साथ विल आ जाएगा, बाकी सबके साथ शेल लग जाएगा, जैसे यहाँ पे लगा। मुझे उम्मीद है आई, ये विल और शेल तुम्हारा एकदम चकाचक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट शुड पढ़ रहे थे। पा शुड, तो शुड क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा पास्ट ऑफ शेल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा? मॉरल ऑब्लिगेशन भी दिखाता है ये। तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा? पास रिग्रेट दिखाता है। चौथा पॉइंट एडवाइस या सजेशन भी दिखाता है। और शुड का इस्तेमाल लेस्ट के साथ भी होता है। जो है लेस्ट का इस्तेमाल शुड के साथ होता है, ऐसे जान लीजिए। शुड का मतलब कभी कभी इफ जैसा भी आता है, ये भी जान लीजिए। तो जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को रीड करते ना, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आपके सामने आती हैं, आपकी चीज़ें आसान रहती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पास्ट ऑफ शेल, तो आई शेल गो देयर। तो भाई जब तुम इसका पास्ट बनाओगे ना, तो ये क्या बनेगा? आई शुड गो देयर, मैं वहां जाता। इस तरीके से ये बन जाए। तो पास्ट का, शेल का पास्ट शुड होता है, ये तो सब जानते ही हैं। पास्ट रिग्रेट का मतलब है तुम्हारा कुछ खो गया है, कुछ छूट गया है तुमसे, और तुम उसके बारे में कह रहे हो यार मैं ये कर देता, काश ये कर लेता। तो ये वो वाली चीज, जैसे मैंने कहा ही शुड हैव बॉट दीज शेयर्स। मान लो किसी ने कोई शेयर लिया, ठीक है, और तुम्हें लगा कि ये मतलब तुमने किसी को सजेस्ट किया कि भाई ये वाले शेयर्स खरीद ले, उसने नहीं खरीदे, टाइम बीत गया, वो शेयर 10 गुना बढ़ गया, तो तुमने कहा ही शुड हैव बॉट दीज शेयर। ये शेयर्स ना इसको खरीद लेने चाहिए थे, ये शुड हैव बॉट, ये शेयर्स को क्या करना चाहिए था? खरीद लेने चाहिए थे। तो तुमने क्या लगाया? ही शुड हैव बॉट दीज शेयर्स। या फिर, ठीक है, तो ये क्या है? पास रिग्रेट है। ऐसी एडवाइस, यू शुड गेट योर हेयर कट। क्या मतलब हुआ? भाई तुम्हें बाल कटवा लेने चाहिए, एडवाइस है ये। कोई सजेशन आपने किसी को दिया, यू शुड ज्वाइन दिस चैनल, तो ये क्या हो गया? ये भी एक एडवाइस या सजेशन हो गया। तो शुड इस तरीके से यूज होता है। ये लेस्ट के साथ भी यूज होता है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, जैसे डोंट चीट लेस्ट यू शुड बी कॉट। तो शुड ऐसे भी यूज हो सकता है। क्या मतलब हुआ? चीट मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पकड़े जाओ। तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम पकड़े जाओ। और याद रखो, लेस्ट के साथ सिर्फ एक ही मॉडल आ सकता है जिसका नाम है शुड, और कोई आ ही नहीं सकता। लेस्ट के साथ सिर्फ शुड आएगा। इसी तरीके से शुड का मतलब कभी कभी इफ भी आता है, जैसे शुड यू वर्क हार्ड यू विल विन। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम जीत जाओगे। यहां पे शुड का मतलब भाई इफ है। शुड इज इक्वल टू क्या है? यहां पे शुड इज इक्वल टू इफ है। तो कहने का मतलब है इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो,
यू विल विन, तो तुम जीत जाओगे। तो तुम देखोगे कि शुड के अलग अलग मीनिंग आ रहे हैं। कभी ये मॉरल बताता है। मॉरल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब है जैसे कोई ऐसी बात कि बड़ों का आदर करना चाहिए, मॉरल जिसमें नैतिकता दिखती हो। जैसे नीचे लिख देता हूं, ही शुड नॉट अब्यूज, उसे गाली नहीं देनी चाहिए, तो ये क्राइम नहीं है। या फिर कहा यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो क्राइम नहीं है, नहीं करोगे, मम्मी पापा का आदर तो पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी, लेकिन ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिकता के खिलाफ है। और ऐसी चीजों को तुम शुड से बनाते हो। तो शुड क्या बताता है? मॉरल ऑब्लिगेशन, पास्ट रिग्रेट, तो ये सारी चीजें क्या है? ये मॉरल बता रहे हैं। ठीक है, पास्ट रिग्रेट्स बताता है, एडवाइस सजेशन बताता है, बहुत सारी चीजें बताता है, सभी मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो ये पहला हो गया शुड। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आपका आता है वुड आता है। तो एक बार जरा वुड भी समझते हैं। तो वुड क्या क्या बताता है? सबसे पहली चीज ये तो पास्ट ऑफ विल होगा। ये तो आपके लिए बताना काफी आसान है कि पास्ट ऑफ विल कैसे होगा। पहले तो क्या है? ये पास्ट ऑफ विल है। दूसरी चीज ये क्या बताता है? पास्ट हैबिट्स बताता है। तो पास्ट ऑफ विल है, ये पास्ट हैबिट्स बताता है। इसके अलावा हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी सेंटेंसेस भी बताता है ना, अनरियल वाले जिसे आप कह सकते हैं। प्रेफरेंस के सेंस में भी आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखिए कुछ एग्जांपल्स इस पे। जैसे मैंने लिखा पास्ट ऑफ विल के लिए, आई विल गो देयर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, शी सेड। ठीक है, अब ये मैंने इनडायरेक्ट नरेशन लिखा है, तो हम इसमें प्रेजेंट का पास्ट करते हैं। तो अभी ये सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा है, इसका जब तुम पास्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? शी सेड दैट शी वुड गो देयर। और तुमने देखा ये विल का वुड हो गया। तो ये पास्ट ऑफ विल है। कभी भी अगर तुम्हें पास्ट बनाना पड़ेगा विल का, तो वो क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। पास्ट हैबिट्स बताता है ये। जैसे आई वुड गो स्विमिंग व्हेन आई वॉज अ किड, मैं स्विमिंग करने जाया करता था जब मैं बच्चा था। तो ये क्या हो जाएगा भाई? पास्ट की हैबिट है, पास्ट हैबिट की आप बात कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी का क्या मतलब है? जब आप काल्पनिक बात कर रहे हैं, जैसे इफ शी वर अ क्वीन, शी वुड हैव अ क्राउन। अगर वह रानी होती तो उसके पास कोई ताज होता, रानी होती, हाइपोथेटिकल बात है, और ताज होता, ये भी हाइपोथेटिकल बात है। तो हाइपोथेटिकल इमेजिनरी बात कह रहे हो तो इसका इस्तेमाल करते हो। एक सेंटेंस और देख लो इसमें, जैसे आई वुड बिल्ड अ थिएटर फॉर यू।
मान लो ये तुमसे कह रही पिक्चर नहीं दिखाते हो मुझे, आज तक तुमने मुझे कभी पिक्चर नहीं दिखाई, हम आज तक कभी पिक्चर देखने नहीं गए। तुम कहते क्या छोटी बात करती रहती है मेरे से, तू पिक्चर पिक्चर भाग। आई वुड बिल्ड अ थिएटर फॉर यू, तेरे लिए थिएटर बनाऊंगा, भाग भाग के, लोट लोट के, नाच नाच के मूवी देख लीजिए। सो आई वुड बिल्ड अ थिएटर फॉर यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइपोथेटिकल हो गई। प्रेफरेंस के लिए भी यूज करते हो तुम। आई वुड रादर डाई देन बेग, प्रेफरेंस दिखा रहे हो। तुम क्या दिखा रहे हो कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने से, आई वुड रादर डाई। तो तुम एक बात याद रखना, जितनी भी चीजें तुम्हें मैंने यहां बताई हैं ये सब इस पे लागू हो रही हैं। पहली चीज, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ की तरह होगा, और इसके साथ हमेशा एक मेन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म में। आओ जरा इसको पहले वेरीफाई करते हैं, क्या हमेशा ऐसा हुआ है? हमेशा ऐसा हुआ है क्या? देखो, हमेशा इसके साथ एक और वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म में, हमेशा हर मॉडल में हर केस में एक और वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म में हमेशा। उन सारी वर्ब्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि तुम कभी भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हमेशा, इस पेज पे नहीं, हमेशा। दूसरी चीज, ऑलवेज कैरी अ मीनिंग, तो मीनिंग तो मैं बता ही रहा हूं कि भाई इंटेंशन बताता है, फ्यूचर बताता है, यही तो सारे मीनिंग है। तो ये मीनिंग भी कैरी करता हुआ दिखाया मैंने तुम्हें। ठीक है, साथ ही साथ मेन वर्ब भी बताया, और ये भी बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब है, कैसे एक और वर्ब लेता है। हमेशा देखो तुम्हें फर्स्ट फॉर्म मिलेगी इसके साथ। अगर मॉडल आया है तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हर केस में। ठीक है, या तो मॉडल ही नहीं होगा, होगा तो हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा शेल। कौन कौन से मॉडल हमने कर लिए इसमें से? शुड और वुड भी कर लिए, यही हमारे ना मेन मॉडल्स होते हैं। अब जो आगे वाले हैं वो काफ़ी सीधे साधे हैं और आसानी से हो जाएंगे। जैसे हम बात करें मे, माइट, कैन, कुड की, तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि यार मे माइट तो पास्ट होगा, है ना। तो मे क्या बताता है? मे कई चीज़ें बताता है। पहली चीज़, प्रोबेबिलिटी। दूसरी चीज़, फॉर्मल परमिशन। तीसरी चीज, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ऑप्टेटिव कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव होते हैं जो कोई ब्लेसिंग या कर्स बताते हैं, है ना, कोई अभिशाप या वरदान की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा प्रोबेबिलिटी के लिए, इट मे रेन टुनाइट। तो ये प्रोबेबिलिटी ना ही वीक है ना स्ट्रांग है, बस प्रोबेबिलिटी है, शायद आज बारिश हो। लग रहा है तुम्हें बादल बादल दिख रहे हैं, तुम्हें लग रहा है शायद आज बारिश हो, इट मे रेन टुनाइट, तो ये प्रोबेबिलिटी है। इसी तरीके से फॉर्मल परमिशन अगर तुम्हें देनी है तो तुम क्या कहते हो? यही तो बोलते हो, मे आई, मे आई गो आउट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ना स्कूल में कहते थे मे आई गो टू टॉयलेट। तो ये सारी चीज़ें क्या है? मे आई गो आउट। तो ये परमिशन जब फॉर्मल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से लेते हैं, ऑफिस की बात हो रही है, किसी ऐसे से ले रहे हो जो तुमसे बड़ा है, जिसको रिस्पेक्ट दे के ही बात करनी है, तो मे का इस्तेमाल करोगे, मे आई गो आउट। ठीक है, या फिर ऑप्टेटिव, जब किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो क्या बोलते हो? मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, या मे यू लिव लॉन्ग, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? फॉर्मल परमिशन होती है मे के थ्रू। अगर इसी को तुम्हें क्या करना है, इसका पास्ट बताना है, माइट करना है, तो माइट क्या होता है? पास्ट ऑफ मे होता है। तो मे की जितनी चीजें पास्ट में जाएंगी वो सारी माइट बन जाएंगी। जैसे मान लो इन्हीं सेंटेंस को ले लो, इट माइट रेन। अब टू नाइट नहीं बोलोगे, लास्ट नाइट बोलोगे, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है। सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? शायद कल रात बारिश हुई थी। तो मान लो कहीं पहुंचे, अपने गांव या स्टेशन पहुंचे, तुमने देखा सुबह सुबह तुम्हारी ट्रेन पहुंची, तुमने देखा सड़कें गीली थी,
ठीक है, तुमने देखा जगह जगह पानी था, तुमने कहा ओहो शायद रात बारिश हुई थी यहाँ, इट माइट रेन लास्ट नाइट, शायद कल बारिश हुई थी। और बारिश होगी तो ये फ्यूचर का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी पास्ट में हो जाएगी। तो जो भी पास्ट में लेके जाओगे उसे माइट से बना दोगे। जैसे मैं आई गो आउट, सो आई आस्क्ड इफ आई माइट गो आउट, या फिर इफ आई माइट बी अलाउड टू गो आउट। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी इसको भी अगर तुम्हें पास में लेके जाना होगा तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे प्रेजेंट या पास बताते हैं में। ठीक है, तो पास जब बताएगा तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसका मीनिंग पास में चला जाएगा। और जब ये प्रेजेंट बताएगा तो प्रोबेबिलिटी, फॉर्मल परमिशन और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। चलो कैन कुड देख लेते हैं। अब देखो कैन कितना आसान है। कैन क्या क्या बताता है? कैन बताता है सब चीज, पहली चीज एबिलिटी। ठीक है, दूसरी चीज कैन बताता है इनफॉर्मल परमिशन। तीसरी चीज कैन बताता है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो कैन आपको बताई गई, जिसमें सबसे पहली चीज एबिलिटी। जैसे आपने कहा आई कैन लिफ्ट 100 kg, आपने अपनी कैपेसिटी बताई, एबिलिटी बताई कि भाई मैं 100 किलो उठा सकता हूँ, है ना, क्षमता है मेरी, सो आई कैन लिफ्ट 100 kg। इनफॉर्मल परमिशन क्या होगा? जैसे कैन आई हैव अ बाइट फ्रॉम योर पिज्जा। तो तुम्हारा फ्रेंड पिज्जा खा रहा है, तो यार एक स्लाइस दे दे यार, एक बाइट कटवा दे। तो ये भाई तुम अपने टीचर से नहीं कह सकते ना, अपने बॉस से नहीं कह सकते, किसी फॉर्मल जगह पे हो तो नहीं कह सकते हो। सो कैन आई हैव अ बाइट फ्रॉम योर पिज्जा, तो ये क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल परमिशन। ऐसी परमिशन है जो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि किसी चीज की तगड़ी संभावना। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज की तगड़ी संभावना। जैसे आपने कहा डोंट प्रोवोक द डॉग, इट कैन बाइट यू। तुम्हारा कुत्ता है रॉटवाइलर, पड़ोसी आया छेड़ रहा है, तो तुम कह रहे हो भाई कुत्ता मत छेड़, भमोड़ देगा, ये बोटी उखाड़ देगा। ठीक है, तो डोंट प्रोवोक द डॉग, कुत्ते को मत छेड़ो, इट कैन बाइट यू, ये क्या करेगा? तुम्हें काट सकता है। तो तुमने देखा एबिलिटी, परमिशन, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, इन तीनों चीज़ों के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। इसी चीज़ को अगर तुम पास्ट में ले जाओगे, इसी चीज़ को कहाँ ले जाओगे? पास्ट में ले जाओगे, तो पास्ट में जाके ये बन जाती है कुड। पास्ट में जाके ये बन जाती है कुड, और वही सेंटेंसेस फिर तुम्हें अल्टीमेटली कुड से बनाने होंगे ना। एबिलिटी भी ये पास्ट में दिखा देगा। जैसे हाँ, आपने कहा आई कुड लिफ्ट 100 kg। अब ये पास्ट की बात हो गई, आपको कहना पड़ेगा कब? When I was young, जब मैं जवान था। तो आप पास्ट की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ये एक चीज और बताता है, ये याद रखिए, ये बताता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे मैंने कहा कुड यू मूव असाइड, क्या मतलब भाई साहब उधर होंगे थोड़ा सा, तो कुड यू मूव असाइड, हो सकते हैं क्या? तो सकता वाला सेंस देता है कि भाई साहब थोड़ा सा उधर हो सकते हैं। या फिर कुड यू गेट मी सम मनी, भाई साहब कुछ पैसे को इंतजाम करा के दे सकते हैं। तो ये सकता वाला सेंस होता है, और ये पोलाइट रिक्वेस्ट देता है। ये प्रेजेंट है, ये पास नहीं है, याद रखिए ये क्या है? ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस है, ये पास नहीं है, क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाते हैं, ये एडिशनल यूज है कुड का।
पास्ट ऑफ कैन तो ये होता ही है, इसके अलावा ये पोलाइट रिक्वेस्ट भी दिखाता है, इसका प्रेजेंट का यूज है। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें सही हैं। इस वाले सेंटेंस का भी ये पास बना देगा, ये वाला डोंट प्रोवोक द डॉग, तो ही डिड नॉट प्रोवोक द डॉग एज इट कुड बाइट हिम। मतलब क्या हुआ कि उसने कुत्ता नहीं छेड़ा। काहे नहीं छेड़ा? उसको लगा वो उसको काट सकता था। ठीक है, तो सकता वाला सेंस देता है। एबिलिटी इन द पास्ट, या फिर क्या कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट, ये आपको बताता है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट। तो कैन और कुड को जिस तरीके से यूज होते हैं, कुड का एक स्पेशल यूज मैंने आपको बताया, ये याद रखिएगा कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट भी बताता है। तो ये हमारे पास हुए मे, माइट, कैन, कुड, चारों खत्म। ठीक है, मस्ट और ऑट टू एक बार हम समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। मस्ट और ऑट टू, देखिए जी, जो मस्ट है ना, मस्ट, मस्ट आपको बताता है या तो कोई मजबूरी है, कंपल्जन है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, या फिर ये आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। ठीक है, या फिर कोई ऑफिशियल ऑब्लिगेशन है, मतलब कुछ ऐसा जिसको आप नकार नहीं सकते, कोई ऑफिशियल ऑब्लिगेशन है जिसके ना करने पे आपको दंडित किया जा सकता है, वो ऑफिशियल ऑब्लिगेशन होती है ना। डिटर्मिनेशन है कि आपने माना है ये आप करके ही रहेंगे, या फिर कोई मजबूरी है तो आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कहा ही मस्ट पे द इनकम टैक्स, क्योंकि भाई ये ऑफिशियल ऑब्लिगेशन है, नहीं देगा तो अरेस्ट हो जाएगा। ये वो नहीं है कि माता पिता का आदर नहीं किया, कोई बात नहीं है, मत करो। ठीक है, लेकिन ये वो नहीं, ही मस्ट पे, देना ही पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा, यू मस्ट पे द इनकम टैक्स। इसी तरीके से तुमने कहा आई मस्ट गेट अ गुड कॉलेज, तुम अपने आप से कह रहे हो भाई हर हाल में मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, तो ये तुम क्या बता रहे हो, ये तुम डिटर्मिनेशन बताने की कोशिश कर रहे हो। आई मस्ट गेट अ गुड कॉलेज, ठीक है, आई मस्ट गेट गुड मार्क्स, आई मस्ट पास दिस ईयर, आई मस्ट क्वालिफाई फॉर द एग्जाम। तो ये मस्ट इस तरीके से यूज होता है, मजबूरी के लिए भी यूज होता है। जैसे आपने कहा अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। क्या मतलब हुआ? ये एक सर्वेंट जो है उसे अपने मालिक की माननी ही होती है, भाई वो चाहे ना चाहे, वो सर्वेंट है, कैसे नहीं मानेगा, सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। तो ये क्या है? ये कंपल्जन है। तो ये कभी कंपल्जन बताएगा, कभी डिटर्मिनेशन बताएगा, कभी ऑब्लिगेशन, कौन सी वाली, ऑफिशियल ऑब्लिगेशन बताएगा। और अगर आप बात करेंगे ऑट टू की, तो ये भी बताता है मॉरल ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी, ऐसी दो चीजें ये बताता है। जैसे मैंने कहा यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग, तुम्हें अपने नेशनल फ्लैग का तो सम्मान करना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट, तो ऑट टू रिस्पेक्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये आपकी ड्यूटी और मॉरल दोनों जैसा है। ठीक है, ये ड्यूटी और मॉरल दोनों जैसी चीज बताता है, ये सिर्फ मॉरल ही नहीं है, ये ड्यूटी जैसा भी है। तो इस तरह की जो चीज होती है वो ऑट टू से कराई जाती है। जैसे वी ऑट टू लव अवर पेरेंट्स, भाई माँ बाप से तो हमें प्यार करना ही चाहिए, या प्यार होता ही है, ये वाला सेंस दे रहा है। तो ये एक तरीके से मॉरल भी है, ये ड्यूटी भी है। ये शुड से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, शुड से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मस्ट के बराबर स्ट्रांग नहीं है। मस्ट बहुत स्ट्रांग है, उसके ना करने पे तो दंडित किया जाएगा, इस पे किया भी जा सकता है और नहीं भी, ऐसी बात है। तो ये ड्यूटी जैसा है, मॉरल ऑब्लिगेशन जैसा है। ठीक है, थोड़ा हल्का है मस्ट से थोड़ा हल्का है। तो यहाँ पे हमने मस्ट और डेयर, अब ये डेयर, नीड और यूज टू एक बार और कर लेते हैं फटाफट, और फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ।
जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो मैंने ज़रूर कवर किया है आपके प्यार में, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो अभी हम जा रहे हैं किसकी तरफ, कौन कौन बचे हैं। हाँ, यूज टू समझ लीजिए पहले। तो ये जो यूज टू है ना, यूज टू सिर्फ एक चीज बताता है, पास्ट हैबिट्स, ठीक है। लेकिन अगर मेरे भाई यूज टू से पहले वर्ब आ जाए, ठीक है, तो यूज टू के बाद आईएनजी फॉर्म लग जाती है, ठीक है। और अब ये पास्ट हैबिट नहीं बताता, आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की हैबिट बताएगा, बस ये बात याद रखिए। नहीं तो यूज टू के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैंने कहा, ये दो सेंटेंसेस देखिए, शी यूज्ड टू गैम्बल एंड शी गॉट यूज्ड टू गैम्बलिंग। क्या मतलब हुआ? पहला सेंटेंस है, जुआ खेला करती थी, भाई पास्ट की हैबिट हो गई। जो वुड बताता है वही ये बताता है, एग्जैक्टली सेम है। शी वुड गैम्बल, ठीक है, तो शी यूज टू गैम्बल एक ही बात है। तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई, जैसे हमेशा होता है। पास्ट हैबिट है ये, क्या सी हैबिट है भैया? पास्ट हैबिट है। अब अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब आ गई जैसे गॉट, तो शी गॉट यूज टू, अब आपको यहां पे आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और ये अब पास्ट की हैबिट नहीं है, यहां पे तो ये पास्ट की है क्योंकि गॉट लगा है। जो भी वर्ब यहां पे लगी होगी ना वो बता देगी प्रेजेंट है या पास्ट है। एक सेंटेंस और देखो, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, ही यूज्ड टू स्मोक, वो सिगरेट पिया करता था। और अगर आपने कहा ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, अब आपको स्मोकिंग कहना पड़ेगा। अब ये हैबिट प्रेजेंट की हो गई, तो जहां पे ये वाली वर्ब जैसी होगी ना, अगर ये वर्ब प्रेजेंट में है तो हैबिट प्रेजेंट की हो जाएगी, ये वर्ब अगर पास्ट में है तो हैबिट पास्ट की हो जाएगी। तो यूज टू क्या बताता है? बेसिकली पास्ट हैबिट बताता है, इसके अलावा कुछ नहीं बताता। अगर यूज टू के से पहले कोई वर्ब लग जाती है तो उसके बाद आईएनजी आ जाती है, इतनी बात बस आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब सीधे क्वेश्चंस लगाएंगे। डेयर और नीड को हम समझेंगे आगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। जल्दी से नजर डाल दीजिए क्वेश्चंस पे। हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड दूंगा, वो 5 सेकंड। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो मुझे पॉज कर दीजिएगा, ठीक है, मुझे पॉज करके आराम से क्वेश्चन लगा लीजिए। तो बेटर यू कैन नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, तो बेटर कैन नॉट क्या हो जाएगा? बेटर यू कैन नॉट हैव, बेटर यू शुड नॉट हैव, पास्ट रिग्रेट है ना। बेटर यू शुड नॉट हैव रिवील्ड अ सीक्रेट, तो कह रहा है बेहतर होता कि तुमने सीक्रेट रिवील नहीं किया होता। तो कैन नॉट हैव नहीं, शुड नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, पास्ट रिग्रेट का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन स्की ऑन द हिल्स नाउअडेज। स्की जानते हैं आप? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ की मोटी मोटी लेयर्स होती है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, स्केटिंग होती है एक तरीके से। वो लंबी लंबी ट्रे टाइप्स होती हैं, उसमें आप फिट हो जाते हैं आपके पैर, और दो स्टिक्स के थ्रू आप क्या करते हैं, स्कीइंग करते हैं, ठीक है। तो उसको, उस एक्टिविटी को स्कीइंग बोलते हैं, स्की बोलते हैं। यू कैन स्की ऑन द हिल्स, हिल्स पे स्की कर सकते हो आजकल। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी गलती नहीं, कर सकते हो। एबिलिटी बता रहा है आजकल की, प्रोबेबिलिटी बता रहा है स्ट्रॉन्ग कि भाई कर सकते हो। डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, अब जरा ये समझ लेते हैं। देखो यार, डेयर और नीड जो है ना, ये रेगुलर वर्ब की तरह यूज होते हैं, डेयर और नीड, ठीक है। कभी तो ये क्या हो जाते हैं, रेगुलर वर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और कभी ये बन जाते हैं मॉडल। जब ये मॉडल होंगे तो ये फॉलो करेंगे, मॉडल के रूल फॉलो करेंगे, बस इतनी सी बात है। जैसे पहली बात तो ये कि हर बार ये मॉडल नहीं होंगे, ये मॉडल सिर्फ दो ही केस में हो सकते हैं, या तो सेंटेंस हो जाए इंटेरोगेटिव,
या फिर सेंटेंस हो जाए नेगेटिव। ठीक है, ये ऐसी वर्ब है जो रेगुलर वर्ब भी है और मॉडल भी है। ये आप कैसे जानेंगे, पहले मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ रेगुलर वर्ब से इधर, फिर इन्हें मॉडल से लिख के दिखाऊंगा आपको। जैसे आई डेयर नॉट टेल अ लाई, शी she does not dare to tell a lie. I don't need I do not need to work hard. Do you dare to sleep alone? Does she need to invest money? आप देखेंगे दुनिया की सारी वर्ब्स इसी तरीके से काम करती है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं इस चीज को, तो भाई डेयर और नीड की जगह कोई भी वर्ब सोच लीजिए, जैसे लाइक हो गया, जैसे वांट हो गया, कोई भी वर्ब, और इनको यहां पे लगा के देखिए। देखिए बिल्कुल सही ग्रामर जाएगी। आप यहां पे लगा लीजिए, शी डज नॉट वॉन्ट टू टेल अ लाई, सही तो है। या शी डज नॉट लाइक टू टेल अ लाई, सही तो है। आई डू नॉट लाइक टू वर्क हार्ड, सही तो है। यू डू यू वॉन्ट टू स्लीप अलोन, डू यू लाइक टू स्लीप अलोन, मीनिंग बदल रहा है वो अलग चीज है। सेंटेंस ग्रामेटिकली तो सही जा रहा है। कहने का मतलब है ये वैसे ही वर्क कर रही हैं जैसे कोई भी रेगुलर वर्ब करती है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डिड डू डज लग रहा है ना, वर्ब के बाद टू लग रहा है बार बार। इसी तरीके से तो ये वर्ब यूज होती हैं। डज शी, नीड की जगह सोच लीजिए, डज शी लाइक टू इन्वेस्ट मनी, तो ये बिल्कुल वैसे यूज हो रहा है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। लेकिन जब ये मॉडल हो जाएगा, एक सेंटेंस और लिख देता हूं उसमें, आई नीड एन अम्ब्रेला, मुझे एक अम्ब्रेला की जरूरत है। ठीक है, अब इनको जरा कन्वर्ट करते हैं। जब ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होंगे सिर्फ तभी ही ये मॉडल वाले सेंटेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये तो कन्वर्ट नहीं होगा, ये चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि नो मॉडल, ये मॉडल है ही नहीं, बन ही नहीं सकता। ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ये कैसा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट होता है, ये वाला है, ये वाला है, ये दो नेगेटिव है, ये बदल जाएंगे। देखिए कैसे बदलेंगे। शी डज नॉट डेयर टू चेंज, तो ये हो जाएगा शी डेयर नॉट टेल अ लाई। ये हो जाएगा आई नीड नॉट वर्क हार्ड। ये हो जाएगा डू यू डेयर का डेयर यू स्लीप अलोन। डज शी नीड टू इन्वेस्ट मनी, नीड शी इन्वेस्ट मनी। अब जरा आ जाओ, आगे आ जाओ और जरा समझो बात को। देखो भाई, ये कह रहा है कि जब ये मॉडल बन जाएगा तो मॉडल की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने डेयर और नीड लिखा है ना, तुम कोई भी मॉडल लगा लो, चाहे तुम शेल लगा के देख लो, कैन लगा के देख लो, विल लगा के देख लो, शुड लगा के देख लो, तुम्हें मीनिंग बिल्कुल सही निकलता हुआ दिखेगा। जैसे शी शुड नॉट टेल अ लाई, सही तो बात है। या फिर आई कैन नॉट वर्क हार्ड, ये भी सही आ रहा है। डेयर की जगह सोच लो विल यू स्लीप अलोन, कैन यू स्लीप अलोन। या फिर नीड की जगह शी इन्वेस्ट मनी, तो तुमने कह दिया विल शी इन्वेस्ट मनी, कैन शी इन्वेस्ट मनी। तो ये बिल्कुल सही है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप ये मॉडल की तरह इस्तेमाल होंगे तो ऐसे इस्तेमाल होंगे। इनके साथ आपने देखा कोई भी ये वाली चीज अप्लाई नहीं हुई, ना TO2 का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे क्या तुम ऑब्जर्व करोगे, जब ये मॉडल होंगे तो नो TO2, पहली चीज। दूसरी चीज नो डिड डू डस, इंटेरोगेटिव हो कुछ भी हो, कोई डिड टू डस भी नहीं होगा। ठीक है,
और दूसरी चीज, हमेशा कब चेंज होंगे, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात है। अब कह रहा है यू डैश हैव वाटर्ड द प्लांट्स फॉर इट्स गोइंग टू रेन, यू डेयर नॉट हैव वाटर्ड। डेयर क्या, हिम्मत नहीं करना, तो हिम्मत की बात थोड़ी हो रही। नीड नॉट, जरूरत नहीं है। शैल और विल से कोई मतलब नहीं है। यू शैल नॉट हैव वाटर, नहीं, यू नॉट, जरूरत नहीं है। तो नीड का मतलब जरूरत होता है, डेयर का मतलब हिम्मत होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, जब मॉडल की तरह यूज करेंगे डेयर और नीड को, तो ऐसे यूज करेंगे, बिना डिड टू डस के, बिना टीओ2 के। और जब आपको यूज करना है रेगुलर वर्ब की तरह, तो जैसे रेगुलर वर्ब्स यूज करते हैं वैसे यूज करेंगे। आंसर हो गया बी, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो यहां पे आप विल भी यूज कर सकते हो, शेल नहीं कह सकते। शेल यू टेल मी द वे, ठीक है। शेल आई हेल्प यू तो कह सकते थे, अनटेंशन खुद पूछते तो, है ना। ऑट टू से भी कोई मतलब नहीं है, तो विल और कैन में से कुछ एक होगा, और कैन ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि कैन यू टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो कैन आप उससे मतलब ये समझ लीजिए कि आप इनफॉर्मली परमी उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं। विल तो फ्यूचर ऑफ फ्यूचर क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो फ्यूचर का क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, कैन होगा आंसर। ठीक है, कर सकते हैं आप, उसकी एबिलिटी जानना चाह रहे हैं। कुड होता तो सबसे बढ़िया होता। हमेशा याद रखिए, आपको हम हमेशा मॉडल्स में ना ऑप्शन पे डिपेंड करना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या क्या है। जैसे यू डैश कीप योर स्कूटर लॉक, तो माइट, शायद, तो ये शायद जैसा है, कोई मतलब नहीं है। यू में कर सकते हो, बहुत वीक है, कोई मतलब नहीं है। यू विल, करोगे, है ना, तो मस्ट, ये क्या है, ये ऑफिशियल ऑब्लिगेशन है भाई, करना ही पड़ेगा, कंपल्शन है, नहीं करेगा तेरे स्कूटर ले जाएगा कोई। तो ये क्या है, कंपल्शन है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है, मजबूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ कॉफी, तो यहां पे आप कह सकते हैं शल आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ कॉफी, आप इंटेंशन जानना चाह रहे हैं, है ना। कैन नहीं करेंगे, कैन ना थोड़ा सा इनफॉर्मल सा हो जाएगा। कैन आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ कॉफी, के ला सकता हूं, ठीक है। मे कॉफी के लिए यूज नहीं करेंगे, जब आप कुछ ऑफर कर रहे हैं ना किसी को, तो मे उस केस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो सबसे बढ़िया शैल ही होगा। शैल आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ कॉफी। When I was a boy, I dash walk 40 miles in a day. So when I was a boy, पास्ट की बात है, तो देखो मे नहीं आ सकता, शैल नहीं आ सकता, कैन नहीं आ सकता, क्योंकि तीनों कब यूज होते हैं, प्रेजेंट में यूज होते हैं, फ्यूचर में यूज होते हैं। कुड ही पास्ट होता है, तो आई कुड वॉक 40 माइल्स इन अ डे, तो एबिलिटी इन द पास्ट बता रहा है। आसान क्वेश्चन था। आई हैव कम टू आस्क, मैं पूछने आया हूं, क्या इफ राम। अब देखो भाई यहां पे सेंटेंस प्रेजेंट में है, इफ राम, इफराम नीड नहीं कह सकते, नीड्स कहना पड़ेगा, क्योंकि वो सिंगुलर था तो गलत हो गया। ऐसी डेयर नहीं कह सकते, डेयर्स कहना होगा, गलत हो गया। अब क्या बचा, मे या माइट। आई हैव कम टू आस्क इफ राम मे यूज बॉय, कल की बात हो रही, क्या तुम्हारी कर सकता है, तो ये क्या बना दे, फॉर परमिशन, परमिशन जान रहा है, परमिशन। फॉर्मल परमिशन भी कह सकते हो, क्योंकि मे और कोई ऑप्शन नहीं है, और मैंने आपको बताया आप हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो माइट आएगा नहीं, क्योंकि पास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if we had taken the other road we dash have arrived earlier, तो कह रहा है if we had taken the other road we would have arrived। क्यों, क्योंकि ये पास्ट है, अगर ये पास्ट है तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई भी आ सकता था। वुड ज्यादा बढ़िया क्यों है, कि पास्ट ऑफ विल है ये। ठीक है, तो आप इन सेंटेंस को ना तीन तरीके से लिख सकते हैं। इफ वी took the other road we would arrive earlier। if we take the other road we
विल अराइव अर्लियर, या फिर वी वुड हैव अराइव्ड अर्लियर। तो ये बड़ा आसान है, देखो कैसे आसान है। देखो ये तुम्हारा बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट, ये बता रहा है प्रेजेंट, और ये पास्ट परफेक्ट है ना। तो अगर इधर पास्ट परफेक्ट है तो इधर भी पास्ट परफेक्ट रखोगे, इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट लगोगे, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर भी फ्यूचर इंडेफिनिट रखोगे। तो ऐसे समझ लो यहां पे फर्स्ट फॉर्म तो यहां भी फर्स्ट फॉर्म, देखो सब जगह फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। अगर यहां पे सेकंड फॉर्म वर्ब की मॉडल की तो यहां पे भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर यहां पे भी ये आया थर्ड फॉर्म, अगर यहां थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो यहां पे भी आप देखेंगे थर्ड फॉर्म, ऐसे याद रखिए। तो इधर थर्ड फॉर्म तो इधर भी थर्ड फॉर्म, इधर फर्स्ट फॉर्म तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म, इधर सेकंड फॉर्म तो इधर भी सेकंड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू डैश रीड द लेटेस्ट बुक। अब देखो कैन अगर तुम बोलोगे ना तो एबिलिटी, भाई पढ़ तो कोई भी सकता है। मे का मतलब शायद, पढ़ोगे यू विल रीड तो यू शुड रीड, आप एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एडवाइस वाली बात है, एडवाइस या सजेशन वाली, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ही ऑट टू पे यू द लोन ही ओन्स यू। तो ऑट टू का मतलब है देना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है, तो ये सेंटेंस सही है। आप चाहें तो उसमें मस्ट भी कर सकते हैं, पर ये मस्ट के बिना भी गलत नहीं है, क्योंकि ये ड्यूटी है तो नो एरर लगाएंगे इसमें। डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, रूडली टू योर फादर, तो ये हिम्मत की बात हो रही है ना, डेयर यू स्पीक, हिम्मत है तो बोल के दिखा, पापा से रूडली। तो मस्ट का मतलब है बोलेगा, यूज टू पास्ट हैबिट, ऑट टू से भी कोई मतलब नहीं है। ये आंसर था, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई यूज टू बी अ क्लर्क, पास्ट हैबिट बता रहा है, यूज टू क्या बताता है, पास्ट हैबिट बताया था ना। तो बता रहा है मैं क्लर्क हुआ करता था लेकिन अब मैं एक ऑफिसर हूं, तो कोई भी तो गलती नहीं, सही तो है। आई यूज टू बी अ क्लर्क बट नाउ आई एम एन ऑफिसर। पहले क्लर्क हुआ करता था, पास्ट की बात है, अब ऑफिसर हूं, प्रेजेंट की बात है। ये एक फेमस ईडियम एक्सियम है, बहुत ही फेमस। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। ठीक है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ये फिक्स है, एक्सियम है, ये ईडियम है, ये सेइंग है, मुहावरा है, कहने वाली बात है। इसका मतलब क्या होता है, जो तुम ठीक नहीं कर सकते, व्हाट कैन नॉट बी क्योर मस्ट बी एंड्योर्ड, उसको बर्दाश्त करना सीखो। जो ठीक नहीं कर सकते उसको बर्दाश्त करना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू डैश हैव गिवन मी अ हेल्पिंग हैंड, इट वॉज योर मॉरल ड्यूटी। तो क्या मतलब हो जाएगा, मॉरल ड्यूटी थी तो शुड आ जाएगा। बता दिया ना उसने लास्ट में, मॉरल ड्यूटी थी, अपने आप बता दिया। तो यू शुड हैव गिवन मी अ हेल्पिंग हैंड, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी, पास रिग्रेट भी है, और आगे उसने मॉरल की बात करी है इसलिए शुड। चलो भाई, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, एंटोनिम्स। ठीक है, तो मॉडल्स में इतना ही है, एक आध क्वेश्चन मुश्किल से आपके पास मॉडल का आता है। याद रखिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए व्हाट आर मॉडल्स, है ना, और जो भी आपका क्वेश्चन आता है वो काफ़ी बेसिक आता है मॉडल पे। तो इसके क्वेश्चंस आप प्रवेश बैच से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास प्रवेश बैच है, नहीं तो कुछ चैट जीपीटी से भी इसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अभी का जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक, इसके लिए एक चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ का नाम है वोकैबुलरी रजिस्टर। अगर मेरे बच्चे तूने अब तक वोकैबुलरी रजिस्टर नहीं बनाया है तो बहुत ही खसारे में चल रही है तेरी दुनिया, बहुत पीछे हो गया है तू जिंदगी में। ठीक है, अगर अभी तक नहीं बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वोकैबुलरी रजिस्टर बना लें। आज हमारा टारगेट है कि हम क्लास में 50 से
100 वर्ड्स करके जाएंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स की फॉर्म में। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इनको अपने वोकैब रजिस्टर में नोट कीजिए। ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी आने वाली अपकमिंग क्लासेस में, साथ ही साथ आपके एग्जाम में इनफैक्ट बहुत हेल्प होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से लगाइए फिर से 5-5 सेकेंड्स। विनरेबल, तो विनरेबल का मतलब जानते हो क्या होता है? रिस्पेक्टेड, ये इसका सिनोनिम हो गया। डिफर्ड, ऑनर्ड, है ना, रिस्पेक्टेड, है ना, ऑनर्ड, रिवर्ड भी कह सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या होगा? सिनोनिम इसके। पर हमें बताना है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब है उल्टा वर्ड, तो उल्टा वर्ड हो जाएगा इग्नोबल। इग्नोबल का मतलब क्या होता है? डेस्पिकेबल, इमोरल, निफेरियस, विकेट, रोग, नेफ, मीन। तो ये सारे के सारे कौन है? कमीना आप कह सकते हैं। तो इग्नोबल, डेस्पिकेबल, इमोरल, निफेरियस, विकेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10-12 वर्ड आपको यहाँ पे मिल गए हैं भाई। बी इज द करेक्ट आंसर। सिनोनिम भी दे दिया, एंटोनिम भी दे दिया, दोनों लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, इजोट्रिक क्या होता है? जल्दी से, हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपके पास है 10 सेकेंड। तो देखिए, इजोट्रिक का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा जो कि हिडन हो, है ना। इजोट्रिक का मतलब होता है नॉट मेंट फॉर एवरीवन, जो हर किसी के लिए नहीं है ना। इजोट्रिक का मतलब होता है ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए। मतलब इसका मतलब बेसिकली हो जाएगा कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल ऑब्वियसली सीक्रेट भी हो जाएगा, तो ये काफी हद तक इसका सिनोनिम हो गया। फेमिलियर, जिसको सब जानते हो, फेमिलियर, क्लोज, इंटीमेट, नोन, ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अलग, जो सबसे अलग हो। एब्स्ट्रैक्ट इज वियर्ड, ऑकवर्ड, डिफरेंट। ऑब्सक्योर का मतलब होता है हिडन, ब्लर, वेग, फॉगी, अनक्लियर। सो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड आपको यहां मिले, 8 9 10 11, तो लगभग 10 से ज्यादा वर्ड यहां भी आपको मिले हैं। आंसर हो गया बी। नोट जरूर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। प्रोपिशियस, व्हाट इज प्रोपिशियस? देखिए, प्रोपिशियस का मतलब होता है फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा अनफेवरेबल। ए इज द करेक्ट आंसर। सो कंड्यूसिव, ये इसका सिनोनिम हो गया। होपफुल के लिए एक वर्ड और आता है आर्डेंट, आर्डेंट, होपफुल, ऑप्टिमिस्ट,
पॉजिटिव, ये सारे के सारे एक ही माँ के बच्चे। उम्मीद जिसको होती है। ऑस्पिशियस, ये भी सिनोनिम हो गया। ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस, कंड्यूसिव, फेवरेबल, ठीक है। और अनफेवरेबल के लिए जो वर्ड आता है वो आता है एवर्स, ठीक है। एवर्स नहीं, सॉरी, एडवर्स, एडवर्स कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। या फिर अनइवन भी कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स यहाँ पे भी आपको मिलते हैं। आंसर हो जाएगा ए। ये सब एक साथ लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। प्लियोथोरा क्या होता है? देखिए, प्लियोथोरा का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, तो उल्टा हो जाएगा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब किसी चीज की कमी। लैक, डर्थ, पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब भी क्या होता है? कमी कह सकते हैं। शॉर्टेज, स्पार्सनेस, रेयरिटी, जो चीज रेयर है, कमी है। डेप्रिवेशन, किसी चीज में बहुत ज्यादा कमी है। बाकी सारे सिनोनिम दे रखे हैं। तो प्लियोथोरा का मतलब क्या होता है? प्लियोथोरा का मतलब अबेंडेंस भी होता है सिनोनिम, प्रोफ्यूजन भी होता है। प्रोफ्यूजन वर्ड कहां से बना? वर्ड बना प्रोफाउंड से। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, तो ये भी कहीं ना कहीं फार सिनोनिम हो गया। सरप्लस भी इसी का सिनोनिम हो गया। अब कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं इनके लिए, प्लियोथोरा के लिए? प्लेंटिट्यूड, प्लियोनेजम, एक्सेसिव, सरप्लस, है ना, प्रोफ्यूजन, अबेंडेंस, ये सब लिख सकते हो। अबेंडेंस, तो 1 2 3 सिनोनिम ये मिले, 4 5 6 7, 7 यहां मिले किसके? प्रोफ्यूजन के। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लगभग 17 वर्ड आपको यहां पे मिले हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। 10 स्कार्सिटी के और 7 प्लियोथोरा के। हा, व्हाट इज म्यूनिफिसेंट? व्हाट इज म्यूनिफिसेंट? वंस अगेन 2 to 5 seconds. म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है कोई ऐसा जो कि काइंड हो। काइंड, बिनाइन, फिलंथ्रोपिक, मैग्नानिमस, ये सारे दयालु, उदारता जिसके अंदर हो, लोगों को अपनी चीजें शेयर करता हो, जैसे दानवीर कर्ण था ना, दूसरों को चीजें दे देता हो। कौन हो गया? म्यूनिफिसेंट, काइंड, बिनाइन, फिलंथ्रोपिक, मैग्नानिमस, जेनरस, इसी का सिनोनिम है। बेनोवलेंट, इसी का सिनोनिम है। ठीक है। लेविश अलग चीज है, तो ये दोनों भी कहाँ आप ऐड कर देंगे? म्यूनिफिसेंट में ऐड कर देंगे। तो म्यूनिफिसेंट के 3 ये हुए, 4 5 6 7, 7 सिनोनिम मिल गए। अच्छा, लैविश का मतलब क्या होता है? लैविश का मतलब होता है बेसिकली लग्जूरियस, लग्जूरियंट, प्रोडिगल, एकदम ग्रैंड, कुछ ग्रैंड है, लग्जूरियस है, लग्जूरियंट है, प्रोडिगल है, उसको लैविश बोलते हैं। मतलब महंगा, कॉस्टली, हाई फाई, क्लासी, ऐसा कुछ महंगा। ठीक है। और स्टिंगी कौन होता है? ये होता है कंजूस, माइजर।
पार्सिमोनियस, स्क्रूज, तो स्टिंगी, माइजर, पार्सिमोनियस, स्क्रूज, स्किनफ्लिंट, पिंच फिस्ट, पिंच पैनी, सारे के सारे कंजूस हैं। तो 1 2 3 4 5, थ्रिफ्टी भी कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ मिले 1 2 3 4 5, 8 4 12 13, लगभग 20 के आसपास यहाँ पे भी आपको वर्ड मिल गए। तो आंसर हो गया आपका सी, कंजूस। तो ये जो दानवीर हो खोल के दान करे, और ये कंजूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडिकेट क्या होता है? विंडिकेट क्या होता है? विंडिकेट का मतलब होता है किसी को क्लियर कर देना। क्लियर, फ्री फ्रॉम गिल्ट, मतलब दोष मुक्त कर देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा होगा इंक्रिमिनेट, अराइन, ब्लेम, चार्ज, मतलब किसी पे आरोप लगाना, उस पर चार्ज लगाना, स्यू, स्यू कर देना, सू कर देना। तो सू कर देना, इंक्रिमिनेट करना, अराइन करना, ब्लेम, चार्ज, ये सारे के सारे एक ही है, एक ही माँ के बच्चे हैं। इसी तरीके से एक्सोनरेट, एब्सॉर्ब और एक्सकल्पेट, ये तीनों के तीनों सिनोनिम है। इनका मतलब क्या है? किसी पे बेसिकली किसी को फ्री फ्रॉम गिल्ट करना। तो एक्सोनरेट, एक वर्ड और आता है, एक्विट, एब्सॉल्व, एक्सकल्पेट, इन सब का मतलब क्या होता है? किसी को दोष मुक्त करना, है ना। तो ये सारे सिनोनिम हो गए विंडिकेट। 1 2 3 4 5 सिनोनिम यहाँ मिले, और 1 2 3 4 5 इसके मिले। तो 10 वर्ड्स आपको यहाँ भी मिल गए। आंसर हो जाएगा इनक्रिमिनेट, आरोप लगाना, ब्लेम, एक्यूज, ब्लेम, एक्यूज। इंट्रांसिजेंट क्या होता है? व्हाट इज इंट्रांसिजेंट? देखिए, इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल, मट्ठूस, स्ट्रबन। ये हो गया इसका सिनोनिम। और भी वर्ड आएंगे, इंट्रैक्टेबल, unyielding, inflexible, adamant, या फिर इसी के लिख रहा हूं सिनोनिम, रिकॉल, सिटरेंट, contumacious. So recalcitrant, contumacious, mulish, pig-headed, bull-headed, किसी की सुनते ही नहीं है, अड़ियल, जिद्दी, मठूस आदमी है। तो ऐसा आदमी कौन होता है? इसको एक वर्ड और आता है इसके लिए, विलफुल, अपने ही चलाएगा हर चीज में। पिग हेडेड है, पिग की तरह इसका हेड है। पिग का हेड जो होता है ना, इधर मुड़ता नहीं है, अगर उसको उधर देखना है तो पूरा मुड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही है, इसका दिमाग तुम हटा नहीं सकते हो, पिग हेडेड है ना, भैंसे वाला दिमाग है, ऐसे याद रखोगे। तो इसका मतलब अनयील्डिंग का क्या मतलब हुआ? इससे कुछ पा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, जो इसका मतलब होगा वही करेगा। तो यील्डिंग इज द करेक्ट आंसर, ए। यील्डिंग, फ्लेक्सिबल, pliant, complacent, obedient,
डोसाइल, जो दूसरों की बातें आसानी से मान ले। यील्डिंग। अच्छा, रिजिड जो होगा वो इसी का सिनोनिम हो जाएगा। और रिजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमिन्ड, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये हटी नहीं है, ये दृढ़ संकल्प वाला। रिजोल्यूट, टेनेशियस, परसिस्टेंट, इंसिस्टेंट। ठीक है, तो रिजोल्यूट, डिटरमिन्ड, टेनेशियस, परसिस्टेंट, इंसिस्टेंट, परसीवियरिंग। तो याद रखिए ये सारे के सारे वर्ड पॉजिटिव हैं। ये है दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति, जो मान लिया, वो ठान लिया और वो करेगा। ठीक है, तो ये रिजोल्यूट है। ये जिद्दी है, अड़ियल है, नुकसान कर लेगा अपना। ठीक है, ये बेवकूफ़ है। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे कैसे वर्ड्स हैं? नेगेटिव वर्ड हैं। ये आप किसी पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं कर सकते। कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते ही इज़ वेरी स्ट्रबन, इज़ वेरी गुड, इज स्ट्रबन। नो, ही इज़ रिजोल्यूट, ये यूज़ करेंगे। तो आंसर हो जाएगा, इसका उल्टा लगाना था तो आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी। बहुत सारे वर्ड मिल गए यहाँ तो, 20 से भी ज्यादा। ट्रूसलेंट क्या होता है? ट्रूसलेंट, ट्रूसलेंट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो है बहुत ज्यादा कॉम्बैटिव, एग्रेसिव। इसके लिए और कुछ वर्ड आते हैं, बेलिकोस, बेलिजिरेंट, लड़ने को तैयार है भाई हमेशा। हॉस्टाइल, पग्नेशियस, दोनों इसी के सिनोनिम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड मिल गए आपको इसके। क्लीमेंट, तो क्लीमेंट कहां से वर्ड बना? क्लीमेंट वर्ड बना क्लीमेंसी से। तो क्लीमेंट क्या होता है? क्लीमेंसी, मर्सी, दया जिसे आप कहते हैं। ठीक है, सिंपैथी ना। तो क्लीमेंसी, मर्सी, सिंपैथी, ये एक हो गए। कंटेंशियस भी कौन हो गया? डिस्प्यूटेबल। तो ये भी कहीं ना कहीं सिनोनिम ही हुआ। एंटोनिम सिर्फ ये हुए। ठीक है, तो आपको मिले यहाँ पे 3 एंटोनिम्स और 7 8 9 10 सिनोनिम्स। तो 10 12 वर्ड्स आपको यहाँ भी मिले हैं। आंसर हो जाएगा सी। क्लीमेंट कौन होता है? जो लड़ने को तैयार नहीं होता, पीसफुल होता है ना, वो क्लीमेंट होता है। इंसिपेट, भाई इंसिपेट का मतलब होता है बेकार, डल, टेस्टलेस। ये इसका सिनोनिम हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया, और ये भी सिनोनिम हो गया, ब्लांट। ठीक है, टेस्टलेस, इंसिपिड, डल, इसके लिए एक वर्ड आता है मोनोटोनस। ठीक है, तो मोनोटोनस, टेस्टलेस, इंसिपिड, ये सारे के सारे। लाइवली इज द करेक्ट आंसर। सी, लाइवली का मतलब क्या होता है? वाइब्रेंट, बॉयंट, जोवियल, चीयरफुल, एक्सिलरेटेड, इलेटेड, ये सारे के सारे हैप्पी भी होते हैं। तो लाइवली का मतलब है फुल ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट। कुछ और भी वर्ड्स लिख सकते हैं, वाइवेशियस, चिरपी, एकदम फूला नहीं समाता, खेलता रहता है, कूदता रहता है ना। तो चिरपी, वाइवेशियस, वाइब्रेंट, ये सारे के सारे सिनोनिम है किसके? लाइवली के। तो इंसिपिड होता है कड़वा, मजा, मजेदार ना हो। तो इसके लिए वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 वर्ड्स आपको मिले, और लाइवली के लिए भी 5 6 वर्ड्स। तो आंसर हो गया सी। सेपोरिफिक क्या होता है? व्हाट इज सेपोरिफिक? सेपोरिफिक का मतलब होता है कॉजिंग स्लीप। जैसे बहुत सारे ऐसे सिरप आते हैं
ना, जो आप पी लेते हैं तो आपको नींद आती है, दवाइयाँ ऐसी आती हैं जिनको बहुत ज़्यादा खा के या पी के नींद आता है, तो ये क्या होता है, सिडेटिव भी कह सकते हैं इसे, है ना, जो आपको बेहोश करे, सेपोरिफिक। तो ये इसका सिनोनिम हो गया, है ना। कामिंग, ट्रैंकुलाइजिंग, है ना, काम, ट्रैंक्विलिटी, पीस, हार्मनी, इक्विलिब्रियम, एक्वानिमिटी, इन सब का मतलब एक होता है, ये सारे के सारे क्या है, शांति, पीस है सारे के सारे, है ना, कंफर्ट। तो एक्वानिमिटी, काम, ट्रैंक्विलिटी, पीस, तो कामिंग, ट्रैंकुलाइजिंग, ये सब एक ही है ना, शांत करता हुआ। तो ये अलग हो गया। स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट, स्टिर, मतलब किसी को झंझोड़ने वाला, स्टिमुलेटिंग, स्टिर, एनर्जाइजिंग, मोटिवेटिंग, इम्पल्सिंग, ना, कुछ ऐसा है तुम अंदर से झंझोड़े, हिलाए, तो ये सब एक माँ के बच्चे हो गए। तो भैया 6-7 सिनोनिम आपको इसके मिल गए, 2-3 सिनोनिम इसके मिल गए, 4-5 इसके मिल गए, तो एक बार फिर से 10 वर्ड हो गए, आंसर हो जाएगा बी। तो सिडेटिव, सुलाता हुआ, सेपोरिफिक, सुलाता हुआ, कॉजिंग स्लीप, और स्टिमुलेटिंग, जगाता हुआ, एनकरेजिंग भी कह सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जहाँ पे एक बार अगर मैं वर्ड पे नज़र डालूं और एक पेज पे 10 भी मान लूं, तो मैंने कितने वर्ड करा दिए तुम्हें, एक मिनट, एक पेज पे सिर्फ 10 मानता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 वर्ड का टारगेट था। मुझे उम्मीद है 100 से ज़्यादा ही हमने करे हैं, क्योंकि एक पेज पे 10 से ज़्यादा सिनोनिम है ही। ठीक है, तो आज हमने क्या किया गया, आज हमने मॉडल्स किए, और साथ ही साथ हमने किए 100 वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी। अब मेरे बच्चे, ये मेरी तुमसे इंतजा है कि प्लीज़ प्लीज़ इन्हें अपने वोकैब रजिस्टर में ज़रूर नोट कर लेना। अगर वोकैब रजिस्टर में नोट नहीं किया ना, तो मेरी और तुम्हारी दोनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे ज़रूर बताइएगा होमवर्क क्या है, कि आपको इसकी डीपीपी लगानी है, और वोकैब रजिस्टर, वोकैब रजिस्टर आज आपका बन जाना चाहिए हर हाल में। ये पहला स्टेप होता है वोकैबलरी की तरफ। आप किताब खरीदेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, वोकैब रटेंगे, ये सब फालतू बात है। सिर्फ वोकैब रजिस्टर बनाओ और फिर तुम इसका मजा देखो, अपने आप तुम्हें वर्ड याद होते हैं। देखिए, एक मैजिक है, ये करने पे ही समझ में आता है। जिन्होंने वोकैब रजिस्टर बनाया है ना, वो जानते हैं इस चीज को। अच्छा सा, प्यारा सा, सुंदर सा वोकैब रजिस्टर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।